तो मेरा नमस्कार। आज फिर हम विशेष कालांश के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो आज हम इस कालांश में बात कर रहे हैं। एक साथ हम 3 प्रश्नावलियों पर यहाँ पर आज बात करेंगे। चूँकि हमारे पास समय कम है और कम समय को मद्देनज़र रखते हुए मैंने 3 पाठ आपको एक साथ लिए हैं। वो भी उसका कारण सीधा-सीधा ये है क्योंकि जो ये तीनों पाठ हैं, इन तीनों पाठों पे मैं पहले भी आपसे बात कर चुका। पूर्व में भी इन तीनों पाठों से एक-एक अंक के प्रश्न पर हम चर्चा कर चुके हैं। इसके मद्देनज़र रखते हुए मैंने इन तीनों पाठों को एक साथ लिया है। सबसे पहला नंबर आता है सड़क सुरक्षा का। हमें पता है सड़क सुरक्षा में 1, 1 प्लस 2 यानी कुल मिला के 4 अंक पे हमको बात करनी थी। एक-एक अंक पे मैं बात कर चुका, आज हम 2 अंक पे बात करेंगे। तो सड़क सुरक्षा में भी ये जो 2 अंक का प्रश्न आता है, वो 2 अंक का प्रश्न या तो समांतर श्रेणी से आएगा। समांतर श्रेणी की हमारे पास पूरी की सेपरेट प्रश्नावली है। बस अंतर इतना सा होगा कि वो एक विकल्प के रूप में प्रश्न देगा। जैसे कोई और जो आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर जो प्रश्न दे रखे हैं, उन प्रश्नों पर ही आप ज़्यादा फोकस रखें। क्योंकि हम पिछले सालों के पेपरों को देख रहे हैं, वहाँ पर जो हमारे जो पीछे जो लास्ट के 4 पेज हैं और वो 4 पेज आपकी सड़क सुरक्षा से संबंधित है। उन 4 पेजों में आपके मुश्किल से इन चारों प्रश्नावलियों के 2-2, 3-3 सवाल हैं और बहुत सीधे सवाल हैं। वो समांतर श्रेणी से संबंधित सवाल आपके सिग्नल वाला आ जाएगा कि एक सिग्नल पे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसे 15 सिग्नल या 20 सिग्नल की बात करेगा। तो इस तरह के प्रश्न आप तैयार कर लें जो भी पाठ्य पुस्तक में हैं। इसके अलावा आंकड़ों का संकलन, आपके वहाँ पर आंकड़ों के चित्र दे रखे हैं इस तरह के, उन चित्रों पर आधारित भी आपको प्रश्नों पर अभ्यास करना है। इसके बाद में जो अगला नंबर आता है त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग, वहाँ पर मैं आपको 1 नंबर के पोर्शन में बता चुका। एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और वो सीसीटीवी कैमरा कितनी दूरी तक देख सकता है, इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। मैंने 1 नंबर वाले पोर्शन में इस पर पूरी अच्छे से बात कर ली है। इस पे आप विशेष फोकस रखना क्योंकि बार-बार घूम के यहाँ से सवाल आ रहा है। पिछले साल भी प्रश्न पूछा गया है। यहाँ से भी पिछले साल पूछा गया 2 नंबर में समांतर श्रेणी से। तो आप इस पे विशेष ध्यान देते हुए बात करना। ये कैमरे वाला जो सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसी तरह 2 चर राशियों पर आधारित समस्याएं आ जाएगी, इस पर भी हम यहाँ पर आज बात करेंगे। ये तो रही आपकी प्रश्नावली 19 की बात और इसके तो 4 नंबर आपके पूरे के पूरे बिल्कुल आने चाहिए क्योंकि ये बहुत सीधी प्रश्नावली है। आप ये मान के चलना कि 4 नंबर आपको पक्के करने हैं और उसमें गिनती के सवाल हैं, ज़्यादा सवाल भी नहीं है, ज़्यादा बड़ी प्रश्नावली भी नहीं है। अध्याय 2 के अंदर मैंने आपको एचसीएफ की बात जो 1 नंबर की जो हमारे सवाल आने हैं इसमें से, वहाँ पर मैंने बात कर ली। वहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का आपको बता रखा है, A = BQ + R। इसकी आपको हेडिंग भी वहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद में आपको ये शांत और अशांत आवृत्ति वाली बात भी मैं कर चुका। शांत और अशांत आवृत्ति वाली बात में मैंने आपको एक प्रमेय बताई थी कि किसी परिमेय संख्या में q का मान 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में है, तो वो शांत आवृत्ति या अशांत आवृत्ति का हमें इस प्रमेय से पता लगता है। इस पर भी मैं आपको बात कर चुका। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बी और सी पर तो मैं बात कर चुका। मैंने ए पर बात नहीं की, मैं आज ए पर आपसे बात करूँगा। ये ए वाला पोर्शन परीक्षा में पूछा जा रहा है बार बार। तो सिद्ध करो कि √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17, √19 कुछ भी आ सकता है आपको। विधि एक ही है, विधि में आपको कोई चेंज नहीं है। अगर 2 आ गया √2 तो 2 के रूप में चलेगा, √3 आ गया तो 3 के रूप में चलेगा। यानी अगर आपको एक प्रश्न अगर आपको अच्छे से याद है उसका हल करने का तरीका, तो आप निश्चित तौर पर इनमें से कोई सा भी प्रश्न आ जाएगा तो आपका गलत नहीं होगा। इसके बाद में यह आती है प्रायिकता। प्रायिकता पर भी मैंने बात की है, सिक्के वाले प्रश्न भी लिए हैं मैंने। 1 सिक्का, 2 सिक्का, 3 सिक्के उछालने पर क्या क्या रिजल्ट होते हैं, वो मैंने 1 नंबर के प्रश्न पर चर्चा की है। पाँचे पर भी मैंने प्रश्न लिए हैं आपको 1-1 नंबर पे। जो ताश के पत्तों को भी मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, जो मेरा पार्ट 2 या 3 में होगा, ये आप देखें वहाँ पर। इसके बाद में लीप वर्ष और अलीप वर्ष यानी 365 और 366
डे से संबंधित है ये यहाँ पर भी मैंने आपसे बात की है। यहाँ से भी हम 2 प्रश्नों को लेंगे आज के इस टॉपिक के अंदर। आप ये ध्यान दें कि ये वाले भाग की तो पूरी की पूरी प्रश्नावली मेरे चैनल पे अपलोड है। जहाँ पर भी आपको किसी सवाल में समस्या आए तो आप इस जो प्रश्नावली 2 है रियल नंबर, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से एक एक सवाल को समझा रखा है। और यहाँ पर आप समांतर श्रेणी को समझा रखा पूरा। त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग वो हाइट एंड डिस्टेंस वाली प्रश्नावली है, उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न है। 2 चल वाली जो रैखिक समीकरण है, राशियाँ हैं, वहाँ वो भी प्रश्नावली पूरी की पूरी वहाँ पर मेरे चैनल पे अपलोड है। आप उसका लाभ ले सकते हैं। जहाँ पर भी आपको समस्या है वहाँ पर उसको खोल के आप संबंधित प्रश्न को आप हल कर लें, जिससे कि आपके प्रश्न गलत होंगे ही नहीं, ऐसा मेरा मानना है। तो अब प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पासे को 2 बार उछालने पर, एक पासे को कितनी बार उछाला है? 2 बार उछाला है। या 2 पासों को 1 बार उछाल दो या एक पासे को 2 बार उछाल दो, उछालने पर इसकी क्या प्रायिकता है? उसने पूछा है क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग कितना है? 9 है, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न कितना पूछा है उसने? संख्याओं का योग कितना है? 13 है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि 2 जब पासों को हम एक साथ उछालेंगे तो उसके जो संभावित जो कुल परिणाम आएंगे वो कितने आएंगे। हमें पता है, हमारे गुरुजी ने बता रखा है कितने आते हैं? 36 आते हैं। अब 36 आते कैसे हैं उस पर भी हमको बात करनी है। तो यहाँ पर एक सारणी आपको बनानी है। ये देखिए, मैं एक सारणी बना रहा हूँ। सारणी में आप के पास कितने नंबर है? पासे पर कितने लिखे रहते हैं? 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 अंक लिखे होते हैं। अब जब एक पासे को 2 बार उछाल रहे हो, एक पासे को कितनी बार उछाल रहे हो? 2 बार। तो देखो, पहली कंडीशन में हमने एक पासे को 2 बार उछाला, तो पहले पासे पर भी 1 आया, दूसरे पासे पर भी 1 आ गया। जब दूसरी कंडीशन में हमने फिर उछाला तो 1 आ गया, 2 आ गया, फिर 1 आ गया, 3 आ गया, फिर 1 आ गया, 4 आ गया, फिर 1 आ गया, 5 आ गया, फिर 1 आ गया और 6 आ गया। आपने जब पहली कंडीशन में उछाला तो इतने आपके पास 6 रिजल्ट आए। आपने देखा 1 से शुरू किया, आप इसी तरह शुरू करें जिससे कि आपको जो गलती होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी। इसके बाद में दूसरी बार आपने उछाला तो ये आया 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरह हम सारणी में आगे जब तीसरे नंबर पर चलते हैं तो ये आएगा आपके पास 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। फिर चौथे नंबर पे पहुंच रहे हैं हम। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अब 5वें पे आते हैं। ये 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। छठे पे आए हम। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। आपने इस तरीके से जब आपने पासों को उछाला तो जो टोटल जो हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आते हैं वो देखो 1 2 3 4 5 6 6 12 18 24 30 और 36। आप कहोगे कि सर जो आपके जो संभावित परिणामों की संख्या जो निकली है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल। हल में आपको ये टेबल भी बनानी है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये टेबल का ही इसमें महत्वपूर्ण रोल है। यानी आपने जैसे जब एक पासा पे 1 दर्शा दिया आपने तो ये 1 1 आएगा, दूसरे पासे में नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। इसी तरह आपने जब दूसरी कंडीशन ली तो 2 आ गया, 2 पर दूसरे पासे पे 1 2 3 4 5 6। इसी तरह 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, 6 लिया, और पूरी की पूरी आपने कंडीशन प्राप्त कर ली। और टोटल जो आप कहोगे सर कि जो संभावित जो कुल परिणाम है हमारे संभावित आपके परिणामों की संख्या आपके पास कितनी हो जाएगी?
आप कहेंगे सर हमारे पास आ जाएगी 36, क्योंकि हमने गिन लिया सबको गिन लेंगे। एक पंक्ति में कितने हैं, 6 है। 12 36 18 6 24 30 और 6 36। अब बात करते हैं हमारे मतलब की, जो कि ये प्रश्न पूछा है नंबर एक में उसने पूछा है कि 2 बार उछालने पर इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग कितना हो, 9। अब आपको 9 वाले ऐसे जो आपने जब पासे उछाले तो दो जब नंबर आया आपके पास, भाई एक पासे पे 1 लिखा हुआ, दूसरे पे भी 1 लिखा हुआ, तो जो जोड़ कितना हुआ, 2 ही हुआ। हमको जोड़ कितना चाहिए, 9। तो आप कहोगे सर ये 9 वाला देखो, 6 और 3 कितना हुआ, 9। 5 और 4 कितना हुआ, 9। 4 और 5 कितना हुआ, 9। तो ये मैंने ये 9 वाली जो कंडीशन थी, इसको मैंने इस डिब्बे के अंदर ले लिया, इस ब्रैकेट के अंदर ले लिया। अब आप कहोगे सर आपके पास 9 जो ये जो घटना हुई है, यानी घटना में संख्याओं का योग जो हमें 9 आया है, ये 9 में कुल कितने अनुकूल परिणाम हुए, 1 2 3 और 4। तो आप कहेंगे कि नंबर 1 वाली बात कर रहे हैं हम, नंबर 1 में लिखेंगे कि ई के अनुकूल परिणाम कितने हैं। आप कहोगे सर 4 है। 4 को आप दर्शाना चाहो तो नीचे दर्शा सकते हैं, जैसे कितना, 6 और 3, 5 और 4, 4 और 5 और 3 और 6, ठीक है, ये आ गया अनुकूल परिणाम। अब आपको पता है इसका सूत्र है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या। यानी प्रयोग के अनुकूल परिणाम और प्रयोग के जो सभी संभावित परिणामों की क्या चाहिए, आपको संख्या चाहिए। तो अनुकूल परिणामों की संख्या तो आपने निकाल ली, कितनी है, 4 1 2 3 4, ये आपके पास आ गई 4, बटा संभावित परिणामों की संख्या, कुल संख्या आप बताओगे। प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या टोटल कितनी आई थी अपने पास, 36 आई थी। अब जो कट रहा है इसको काट लेते हैं। आप कहोगे सर एक कितना, 9, क्योंकि 4 का जब हम पहाड़ा बोलेंगे तो 9 बार 4 नाम 36। इस तरीके से हमने पहले प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया, ये उत्तर आ गया। अब सेकंड वाले प्रश्न को लेते हैं हम। कितना पूछ रहा है वो, जोड़ कितना होना चाहिए, 13। अब 13 जोड़ वाले आपको पता है यहाँ पर तो मैक्सिमम जोड़ ही कितना आ रहा है, 12। 13 वाला तो है ही नहीं, कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो आप कहोगे कि जब हम इस टेबल में जब हम देखते हैं तो जो संख्याओं का योग 13, ऐसा कोई हमको परिणाम प्राप्त नहीं होता है। तो अतः सेकंड में प्रायिकता बराबर, आप कहोगे सर अनुकूल परिणामों की संख्या इसमें तो है ही नहीं है, तो क्या है, 0 है, बटा टोटल आप कहोगे प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या कितनी है, 36। तो प्रायिकता बराबर कितना आ गया आपके पास, 0। यही क्या गया, इसका आंसर आ गया। इस तरीके से कुल मिला के बात ये है, अगर आपने टेबल यानी एक पासे का 1 को हमने फिक्स कर दिया और दूसरे का 1 2 3 4 5 और 6। अब पहले का 1 फिक्स किया था, अब 2 फिक्स कर लो, फिर 2 फिक्स होते 1 2 3 4 5 6। देखो सारे पासों जो दोनों जो हमने पासे जो उछाले हैं, दोनों के नंबर हमने यहाँ पर प्राप्त किए हैं। सभी ये जो हमने सारणी बनाई है, सभी नंबरों का यहाँ पर प्रतिनिधित्व हुआ है। आप देखो यहाँ पर 1 1 का हुआ, 2 का हुआ, 3 का, और 1 2 3 4 सारी कंडीशन आई है। अगर आपको ये सारणी बन गई आपसे, तो वो कोई सा भी प्रश्न पूछे, ये नहीं कि 9 जोड़ों का पूछे, 13 का पूछे, वो 12 का भी पूछ सकता है। तो 12 का कितना, 1 अनुकूल परिणाम।
वो पूछ सकता है बताइए 11, तो 11 के कितने हैं, 2 है। वो पूछ सकता है बताइए 10, तो 10 के कितने हैं, 3 है। इसी तरह वो किसी के भी पूछ सकता है, जैसे 7 का पूछा, 7 का देखो ये आ गया। फिर इसके बाद में 4 और 3 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7, ये 7 वाली कंडीशन आ गई पूरी की पूरी। कौन सी कंडीशन, 7 वाली। तो इसी तरह ये 8 वाली कंडीशन आ गई पूरी की पूरी, ये 9 वाली कंडीशन आ गई, ये 10 वाली आ गई, ये 11 वाली कंडीशन आ गई, ये 12 वाली आ गई। तो कम से कम जोड़ कितना होता है, 2, और अधिकतम कितना होता है, 12। वो किसी भी तरह के प्रश्न पूछे, आपको इसी पैटर्न से वहाँ पर हल करना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम ले रहे हैं, इसको हम प्रमेय के रूप से भी समझते हैं। प्रमेय है ये, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आपको इसको सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या। अगर मैं इस √2 को परिमेय संख्या मान लूं, और जब हम परिमेय संख्या मानते हुए जब इस प्रश्न को, इस प्रमेय को जब हल करते हुए नीचे तक आएंगे, तब हमको पता लगेगा कि प्रमेय संख्या के जो गुणधर्म होते हैं, वो गुणधर्म का तो ये पालन कर ही नहीं रहा। और फिर लास्ट में हम इसको क्या बता देंगे कि भाई जो हमने माना है वो हमने गलत माना है, और क्या है ये, अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में हम लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। हमें पता है ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने मान लिया कि ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की परिभाषा जानते हो, वे संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, और p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, तो इसके रूप में हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। अब p और q की जगह आपकी पुस्तक ने a और b दे रखा है, हम p और q की जगह क्या लिख सकते हैं, a और b। तो हम लिखेंगे √2 बराबर a/b, b इज नॉट इक्वल टू 0। जो आपको पता है b इज नॉट इक्वल टू 0, यह परिमेय जो संख्या उसकी परिभाषा में आता है कि वे संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, q इज नॉट इक्वल टू 0। ये मैंने यहाँ पर मान लिया। और ये जो आपके a और b है, ये क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। आप कहोगे a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या को अंग्रेजी बोलते हैं इसको कोप्राइम नंबर। अब देखिए दोनों पक्षों का हमको क्या करना है, वर्ग करना है। तो ये लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। करते हैं हम वर्ग, ये √2 का स्क्वायर हो गया, इधर ये हो गया a/b का स्क्वायर। अब देखिए इसको हल कर लेते हैं। √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2। यहाँ पर स्क्वायर होगा a²/b² हो गया। अब b स्क्वायर को हम पक्षांतरण करके इधर ले, वो सॉरी ब्रज गुणन करते हैं, तो ये आ गया 2b² बराबर a²। यहाँ तक आ गया। इससे क्या पता लगा, इससे पता लगा चूंकि 2 किसको विभाजित करेगा, a² को, क्योंकि 2 बटे में जा सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 a² को विभाजित करता है, या विभाजित करेगा। पहली कंडीशन हमने लिख दी, तो इसलिए 2 a को भी विभाजित करेगा, a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। यहां तक हम पहुंच गए। हमने क्या किया था, पुनः इसको एक बार और समझे। जो भी संख्या आपको दे, चाहे √2 दे, चाहे कोई सी भी नंबर दे, उसको क्या मानना है, परिमेय संख्या मानना है। परिमेय संख्या का मतलब a/b, और b इज नॉट इक्वल टू 0, और ये a और b क्या हो जाएगी, सहभाज्य संख्याएं हैं। दोनों पक्षों का हमको क्या लेना है, वर्ग लेना है। वर्ग को जब हम हल करेंगे तो आएगा 2 बराबर a²/b², 2b² बराबर a²। अब देखिए 2 को बटे में ले जा सकते हैं। अब फिर देखिए आगे हम बढ़ते हैं इसमें, ये विभाजित होने वाली बात हमने की है। अब अतः हम a बराबर 2c लिख सकते हैं। यह आपको थोड़ा सा याद रखना,
ए बराबर 2c। सी क्या होता है? कोई पूर्णांक है। सी क्या है? सी कोई पूर्णांक है। यहाँ तक लिखने के बाद में अब देखिए, अब क्या करते हैं, इस भी दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। ये ए स्क्वायर, ये 2c का वर्ग हो गया, ये ए स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग 4, और सी का कितना हो गया, सी स्क्वायर हो गया। वर्ग करने के बाद में आपको पता है ए स्क्वायर का मान आप जानते हैं कितना होता है। ए स्क्वायर का मान होता है 2b स्क्वायर, ये 2b स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 2b स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो लो मैंने लिखा है यहाँ पर 2b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये हो गया b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। यहाँ तक आ गए हम। अब यहाँ पर भी वही बात बन गई। क्या बात बन गई? ये जो 2 है ये किसको विभाजित करेगा, b स्क्वायर को करेगा। यहाँ पर लिखेंगे अतः 2b स्क्वायर को विभाजित करेगा। यानी वही बात रिपीट हो रही है जो ऊपर वाली थी। यहाँ पर ए स्क्वायर को विभाजित किया था, अब जब 2 किसको विभाजित, बी स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो अब देखिए आगे, इसी तरह ये 2 बी को भी विभाजित करेगा, ये बात हमने यहाँ पर लिख दी। लिखने के बाद में आप कहोगे कि ए और बी कम से कम एक उभयनिष्ठ, यानी जो ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको। अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ 2 है। और उभयनिष्ठ 2 हो गया तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, इस तथ्य का ये विरोध करता है। परंतु यह इस तथ्य का विरोध करता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ नहीं है। अतः जो हमने जो परिकल्पना की थी वो परिकल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। यानी हमने जो माना था, क्या माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, और हमने जो परिकल्पना जो मानी है वो क्या हो गई, यहाँ पर गलत हो गई। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आपको इस प्रमेय को क्या करना है, सिद्ध करना है। बहुत सीधी प्रमेय है, और इस तरह के अगर और भी प्रश्न पूछे तो आपको बिल्कुल एज इट इज करना है। जैसे √2 की जगह आ जाए √3 एक अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर क्या करेंगे, √3 एक परिमेय संख्या है, वही √3 बराबर a बटा b। यानी जहाँ जहाँ 2 लग रहा है वहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा नीचे तक। लाइनों में कोई हेरफेर नहीं होगा। वो कह दे √5 एक अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, सारा आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये पूरे प्रश्न हल करने हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रमेय का हिस्सा है। वहाँ पर कई बार ऐसे भी पूछ ले, सिद्ध करो कि 3 - √2 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरह का भी पूछा जाता है। सिद्ध करो कि 7 √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो कि 1 बटा, आपसे पूछेगा 1 बटा
कोई सी भी बटे में संख्या आ जाएगी आपके पास। जैसे √1/√5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करो। 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। और भी कई तरह के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। तो जैसे 1/√2 के एक अपरिमेय संख्या है, वही आपको यही काम करते हुए इनको आपको सरल करना है। तो संभावना यही है, √2, √3, √5, आपका 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया। तो उन पे आप विशेष एक्सरसाइज करना, जिससे कि आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। बाकी जो और सवाल है वो इसी चैनल पर पूरी की पूरी प्रश्नावली ये अपलोड है। जहाँ पर भी आपको समस्या है कि भाई यहाँ पर हमको ये प्रश्न पे समस्या आ रही है, तो आप उस जो प्रश्नावली है हमारी रियल नंबर वाली, वो रियल नंबर को खोलें। वो भाग 1, 2, 3, 4, 5 तक बना हुआ है। वहाँ पर आप क्रम से प्रश्नावली पर आप अपनी बात रख सकते हैं। जो भी जहाँ पर भी आपको समस्या लगे कि दूसरी प्रश्नावली का 2.3 का ये पहला सवाल करना है कि चौथा करना है, वो सारे के सारे वहाँ पर इस चैनल पर हल किए हुए रखे हुए हैं। तो आप उसका पूरा लाभ लें। ये हमारा जो प्रश्न है ये सड़क सुरक्षा से संबंधित मैंने एक प्रश्न लिया है। वहाँ पर मैंने कैमरे वाली बात सड़क सुरक्षा में पूरी की है। वहाँ पर जो सिग्नल पे जो गाड़ी रुकती है, वैसे सवाल भी मैंने जो एक एक नंबर के हमारे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पर मैंने वहाँ पर समझा रखे हैं। ये बड़ा वाला प्रश्न है थोड़ा सा, इसको मैंने यहाँ पर लिया है हल। सवाल शुरू करते हैं। एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से या गति से चलती है। यदि रुकने की दूरी 40 मीटर है। आप कहोगे सर ये जो रुकने की दूरी जो आपको दे रखी है ये कितनी है? आप कहोगे सर 40 मीटर है। इस रुकने की दूरी को तो हम क्या बोलेंगे? एस बोलेंगे। इसके बाद में आगे क्या कह रहा है वो? तथा मंदन की दर, मंदन का मतलब धीरे होने की दर कितनी है? 4.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये दे रखी है। तो ये मंदन की दर हो गई। आपको क्या पूछा उसने? पहुंचने का समय ज्ञात करो। यानी जब वो गंतव्य स्थान पर पहुंच रही है, एक कार की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि रुकने की दूरी 40 मीटर है तथा मंदन की दर 4.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो पहुंचने का समय ज्ञात करो। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये पूछा नहीं गया है, आने की पूरी संभावना है। आप इसको इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में रखें। तो लो भाई करते हैं शुरू हल। पहली बात लेते हैं हम कार की गति। कार की गति क्या है? यानी चाल। तो चाल बराबर आपके पास हो गई, चाल को यू लिखा हमने, 50 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल है। अब ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, हम बात कर रहे हैं मीटर सेकंड में। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को हमको किस में बदलना है? आप कहोगे सर मीटर सेकंड में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। और जब भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में जब बदलते हैं तो 5/18 से क्या करते हैं? हम गुणा करते हैं। लो भाई 50 × 5/18। तो ये देखो कट रहा है 2 से, 9 बार कट गया, 9 दूनी 18 है, 25 बार कट गया। ये आ गया आपके पास 25 × 5/9। और आपके पास 25 पंजे 125/9 मीटर प्रति सेकंड। आपने क्या कर लिया? इसको बदल लिया। अब आती है रुकने की दूरी। रुकने की दूरी उसने आपको रेडीमेड दे रखी है। रुकने की दूरी इसको हमने एस कहा है। वहाँ पर कितना दे रखा है? 40 मीटर दे रखा है। इसके बाद में तीसरा क्या दे रखा है? मंदन की दर। आप कहोगे सर ये मंदन की दर कितनी है? 4.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या पूछा उसने? समय पूछा है, यानी आपको टाइम निकालना है। अब आप गति का प्रथम समीकरण आप जानते हो। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? आपने कक्षा 9 में पढ़े हैं गति के समीकरण। v बराबर u माइनस AT। ये मंदन होने पर होता है। मंदन का मतलब धीरे होने पर। मंदन होने पर लोग करते हैं शुरू। v का मान तो क्या है? 0 है। u का मान आपने निकाल ही रखा है। आपकी जो चाल है वो कितनी? 125/9।
ए का मान है 4.4, टी आपके पास एज इट इज है, ये टी आ गया। अब देखिए ये है 4.4 टी, ये माइनस में इसको इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। यह आ गया 4.4 टी इक्वल टू 125/9। ये 4.4 भी कहाँ चले गया, बटे में चले गया। टी बराबर 125/9 इंटू 4.4। अब इसको जब हल करेंगे तो आप कहोगे सर टी का मान जो आएगा वो 3.16 सेकंड आएगा। तो इसका जो आंसर आपको मिला कि कार को लगभग 3.16 सेकंड इसमें दे रखा है। ये आपको क्या पूछा उसने, समय पूछा, पहुंचने का समय ज्ञात करो, तो आप बता दोगे कितना आएगा इसका आंसर, 3.16। इस तरीके से हमने इस प्रश्न को हल किया। यानी आपको ये गति का समीकरण अगर आपको याद है तो ये सवाल बिल्कुल इजी तरीके से आप कर सकते हैं। सवाल थोड़ा सा अटपटा है क्योंकि इसका कोई एग्जाम्पल भी नहीं है, केवल इकलौता सवाल है इस तरह का। तो इसको आप अच्छे से लें, अच्छे से इसको तरीके से करें। इसके अलावा वो जो सीसीटीवी कैमरा वाला सवाल है इस प्रश्नावली का, उसको भी बहुत, ये मान के चलो हर साल पूछा जा रहा है। इसके अलावा जो आपके वो जो सिग्नल वाले प्रश्न हैं उनको भी आप अच्छे से करें, जिससे कि हमारे पूरे के पूरे आपके 4 के 4 अंक सड़क सुरक्षा से आपको मिल सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको ये जो 3 प्रश्नावलियों के एक एक दो दो सवाल ही मैं ले पाया हूँ। मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि आपको करना किस तरीके से इन सवालों को। आप निश्चित तौर पर, मेरा मानना है कि आप इस आइडिया को लेकर आप सवालों को करोगे। जैसे मैंने कहा ये आपको कैमरे वाला करना है, ये आपको जो ब्रेकर या जो आपके रुकने की जो लाइट है, जो स्टॉप लाइट है, जहाँ पर स्टॉप लाइट का मतलब आपके सिग्नल, जब हम बड़ी सिटियों में जाते हैं सिग्नल लगे रहते हैं, हमारी गाड़ियाँ रुकती है फिर अगले पे रुकती है, इस तरह के प्रश्न आपके हैं। तो इन प्रश्नों पर आप अभ्यास करें, जिससे कि आपके प्रश्न गलत होंगे ही नहीं, ये पक्का मान के चलें। और मैंने आपको जो ये मेरा जो खंड है इसमें जो समझाया है उसको आधार मानते हुए आप बहुत अच्छे से तैयारी करें। आप किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़ें, क्योंकि ये जो तीनों जो प्रश्नावलियाँ हैं बहुत सीधी है। मैंने जैसे जैसे आज बात की सड़क सुरक्षा पे मैंने बात की, मैंने आज आपकी प्रायिकता पे बात की मैंने, तो इसी तरह मैंने आपके रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या वाले भाग पर बात की। तो इन प्रश्नावलियों में जैसे प्रायिकता भी आपके 4 नंबर की है, आपकी सड़क सुरक्षा भी 4 नंबर की है, वास्तविक संख्या भी आपके 3 नंबर की है। इनमें आप बहुत अच्छे से पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको भाई थोड़ी सी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और अभी आपके पास समय है, आपके पास लगभग बहुत लगभग 10-12 दिन का समय है, उसमें आप इसका सदुपयोग कर सकते हो। बहुत अच्छे से आप इनके नंबर प्राप्त कर सकते हो। आप मेहनत करें, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, बहुत अच्छे अंक आप प्राप्त करोगे, ऐसा मेरा मानना है। और कल फिर मैं आपके मोटिवेशन क्लास के रूप में मैं एक कक्षा लेके आऊँगा, जिसमें हम प्रश्नों को किस प्रकार हल करें, हमारे टाइम का मैनेजमेंट क्या रहे, उस पर मैं आपसे बात करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।